हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ाम नामा। आज इसमें डिस्कस करेंगे बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ जो 67th आने वाला है। अभी तो खैर 67th है और ये इम्पॉर्टेंट रहेगा 68th बीपीएससी के लिए भी। और ये दृष्टि का टेस्ट सीरीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। दृष्टि एज वी नो कि दृष्टि क्या चीज़ है। तो ये 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, हालांकि एग्ज़ाम अभी डिले हो सकता है। जो भी हो, अगर टाइम ज़्यादा मिला है तो अच्छा है इस एस्पिरेंट के लिए। इसमें लूज़ नहीं करना इस टाइम को। इसमें अच्छा और भी, और जो भी प्रिपरेशन में कमी रहेगा उसको कंप्लीट करिए। और इसी के लिए देखते हैं टेस्ट सीरीज़ दृष्टि का। ये थर्ड टेस्ट सीरीज़ होगा। इसके पहले मैं 2 कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उसको भी देखें। आप उसको प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी का 67 का टेस्ट सीरीज़ है, जो कि दृष्टि आईएएस का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पास किया गया? ऑप्शन है 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 42वां अमेंडमेंट एक्ट, 52वां अमेंडमेंट एक्ट एंड 71st अमेंडमेंट एक्ट। तो ये किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कब? 1985 में, 1985 में। और ये 10th शेड्यूल इसके द्वारा जो है 10th शेड्यूल जो है ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें बेसिकली ये था, अगर कोई भी एमएलए पार्टी या एमएलए एमपी पार्टी छोड़ कर अगर जाता है तो उसको डिफेक्शन के एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उसका मान्यता रद्द हो जाएगा। तो और भी चीज़ें इसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 वाज हेडेड बाय। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है 1946 में जो बनाया गया था फर्स्ट टाइम इंटरिम गवर्नमेंट, तो वो इसको हेड किसने किया था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में भी, उसी को वही हेड कर रहे थे। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, क्या याद रखना हमको, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? या तो प्रेजेंट 2/3 होगा मेजोरिटी, या तो टोटल हाउस का जितना भी मेंबर है उसका 50% से ज़्यादा होगा। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी ये भी सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं। 5th शेड्यूल भी जो है आपका सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। और ये 5th शेड्यूल जो है आपका जो फंडामेंटल राइट है, बेसिकली इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कौन सा जो अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो इंक्लूड किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले देखिए, स्टार्टिंग से तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ था नहीं, उसको बाद में ऐड किया गया। तो वही है कि अभी कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? ऑप्शन है 40वां, 44वां, 43वां एंड 42वां। तो ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू ये ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। और किसके रिकमेंडेशन पे? ये स्वर्ण सिंह के कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था। कब? 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के टाइम पे। अगला देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द अथॉरिटी टू एबॉलिश और क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो किसके पास ये अथॉरिटी है कि स्टेट में जो है सेकेंड हाउस जो है, जहाँ पे अगर बाइकैमरल है, जैसे कि 6 स्टेट में है, तो उसकी बात की जा रही है कि किसके पास पावर होता है कि जो सेकेंड हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको कौन जो है एबॉलिश कर सकता है और क्रिएट कर सकता है। तो ये किसके पास पावर होता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। तो इसमें देखते हैं जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर होता है एबॉलिश या क्रिएट करने का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है फर्स्ट गवर्नर कौन था बिहार का? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में से है ये। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, जयराम दास दौलतराम, गोविंद नारायण सिंह, महादेव श्री अनुराय और है आपका महादेव श्रीहरि आने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये
कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डेथ सेंटेंस ऑफ ए प्रिजनर कैन बी कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन डिस्पोजिंग ऑफ मर्सी प्ली। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है कौन से केस में बोला जा रहा है, बेसिकली कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डेथ सेंटेंस जो है किसी भी प्रिजनर का जो है वो कम्यूट उसको बदल के जो है लाइफ जो है उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया जाएगा। किस ग्राउंड पे? ताकि जो गवर्नमेंट है वो अगर किसी ने मर्सी प्ली दिया है, अगर उसको डिस्पोज करने में डिले करती है, उसको मर्सी प्ली पे कार्रवाई करने में, तो उस बिहाफ पे जो सुप्रीम कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है। ये और इसमें पूछा गया कि ये बात कौन से केस में कहा गया है, तो हमको वही बताना है कि ये बात जो है कौन से केस में कहा गया है। तो इसमें जो है मैं इसका सीधा आंसर ही बता देता हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हैं। तो जो शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है उसमें ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर मर्सी प्ली पे जो है डिले करती है गवर्नमेंट डिस्पोज करने में, कार्रवाई करने में मर्सी प्ली पे, तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आपका जो उम्र कैद में बदल सकती है सज़ा किसका? डेथ सेंटेंस को। तो ये बात कहा गया शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अगला देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ यूनियन मिनिस्टर इन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। जो टोटल नंबर है यूनियन मिनिस्ट्रीज का कितना जो है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितना परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है 25%, 15%, 35% या 20%। तो बताइए, ये है आपका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिनिस्टर्स, 15% ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। और ये कब ये बनाया गया रूल? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया ये रूल की जो है आपका 15% से ज़्यादा लोकसभा के जितना ही मेंबर है, टोटल मेंबर जो है उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर 15% से ज़्यादा। और इसी में है कि स्टेट का जो है स्टेट का भी नहीं हो सकता 15% से ज़्यादा, लेकिन स्टेट का मिनिमम जो है 12 मेंबर रहेगा। ये भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही लाया गया था जो कि 2003 में आया था। अगला देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी। जो इसका मेंबर नहीं था, याद रखना। देखिए एग्जाम में यही हम लोग मिस कर देते हैं, जो नोट है ये नोट इनकरेक्ट करेक्ट ये मतलब मार्क कर लेना है इसको क्या पूछा एक्चुअली, क्योंकि आता तो ऑलमोस्ट सबको ही, लेकिन यहीं पे जो सिली मिस्टेक्स होते हैं ना इसी को सिली मिस्टेक करते हैं और इसी सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारा कई बार कट ऑफ रह जाता है। तो ये माइंड करना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में एक्चुअली, तभी आप देखिए आपको सवाल पता चलेगा तभी आप उसका सही जवाब दे पाएंगे। तो पहले सवाल पता चलना चाहिए। तो इसका देखते हैं कि भाई कौन सा जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का इसमें मेंबर नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो इसके जो मेंबर नहीं थे देख लेते हैं पहले। देखिए राजेंद्र प्रसाद तो मेंबर नहीं था, और के मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला भी थे, टी कृष्णचारी भी थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे जिसे पता है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। तो राजेंद्र प्रसाद तो नहीं ही थे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, तो ये नहीं थे। इसका तो पूछा है कि जो नहीं है, यही पूछा भी है, तो हमको बताना है कि कौन नहीं था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल स्ट्रेंथ कितना है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का? ये तो सारे बिहारी को ऑलमोस्ट पता ही होगा जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मे बी जो अदर स्टेट के प्रिपेयर कर रहे हैं उसको नहीं पता हो। तो देख लेते हैं क्या स्ट्रेंथ इसका। टोटल स्ट्रेंथ जो है 243 है, 243 है, 243 है टोटल एमएलए बिहार में। और इसमें से जो है 38 जो है आपका 38 जो है रिजर्व है किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 38 सीट रिजर्व है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट रिजर्व है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रिजाइड ओवर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो कौन प्रिजाइड नहीं कर सकता, देखिए यहाँ भी क्या पूछा है कि कौन प्रिजाइड नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कि प्रिजाइड कर सकता, जो नहीं उसको प्रिजाइड कर सकता है। तो वो देखना है कि उसका चेयरमैन जो नहीं हो सकता है वो उसको बताना है, वो बताना है। राज्यसभा का चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसमें बोला है कि जो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है, जो प्रिजाइड कैन नॉट प्रिजाइड, तो जो प्रिजाइड जो कौन नहीं कर सकता ये पूछा है। तो इसमें जो है आपका राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है।
तो 2 इसमें नहीं कर सकता है, बाकी लोकसभा के स्पीकर तो करता ही। अगर लोकसभा के स्पीकर अगर नहीं रहेगा तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा? राज्यसभा का उप चेयरमैन, नोट की चेयरमैन। तो इसमें जो है 2 तो नहीं करेगा, राज्यसभा का चेयरमैन और प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला देखते हैं, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो गवर्नर को जो है ओथ कौन दिलाता है, ये बात पूछी जा रही है इसमें। तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ मिनिस्टर। तो इसको कौन ओथ दिलाता है गवर्नर को? एक स्टेट के गवर्नर को कौन ओथ दिलाता है? तो चीफ जस्टिस जो होता है उस हाई कोर्ट का, उस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो उसको ओथ दिलाता है गवर्नर को। तो यह क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, विथ रेफरेंस टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ भी पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है वो पूछा है। जो कैग जो है उसके बारे में देखते हैं, जो करेक्ट नहीं है। द ऑफिस ऑफ कैग इज मेंशन्ड अंडर द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बोल रहा है कि इसमें मेंशन है। अगला देखते हैं, इसमें जो करेक्ट पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है वो पूछा है, जो करेक्ट नहीं है वो पूछा है इसमें। तो आपका उसके बाद आर्टिकल 148 से 51 कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये इसका प्रोविज़न रिलेटेड है, तो ये तो सही हो गया। लेकिन इसमें पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट नहीं है वो पूछा है इसमें। नेक्स्ट है, कैग इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, कंट्रोल द इंटायर फाइनेंस सिस्टम ऑफ कंट्री। ये भी सही है। ही सबमिट इट्स ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिवली। तो जो है आपका ये भी नहीं, ये तो गवर्नर को करता है या प्रेसिडेंट को करता है, ये भी गलत। डी और जो है आपका डी गलत हो गया, डी गलत हो गया और आपका ए गलत हो गया। डी और ए गलत हो गया। ये जो है आपका पार्ट 5 में, नॉट पार्ट 6 में है। तो ये पार्ट 5 में है और ये यहाँ पार्ट 6 दिया है, तो ये आपका गलत हो गया। क्या? ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। ये प्रेसिडेंट और सेंटर में प्रेसिडेंट को और स्टेट में गवर्नर को रिपोर्ट सौंपती है। तो ए और डी गलत हो गया। उसमें पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है, तो दो इनकरेक्ट हो गया। तो क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट एट प्रेजेंट। तो अभी कौन है भाई प्रेजेंट में पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस? मुकेश शाह, पीके मिश्रा, संजय करोल, इकबाल अहमद अंसारी। तो प्रेजेंट में है आपका संजय करोल। अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स बट नॉट एलियंस। ओनली सिटीजन्स के लिए जो है फंडामेंटल राइट जो अवेलेबल है वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन के लिए ओनली अवेलेबल है? तो इसको मैं एक्चुअली बता देता हूँ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30। ये जो 5 आर्टिकल है ये ओनली सिटीजन के लिए है। तो इसमें देखिए आर्टिकल जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 हो गया ये, तो ये तो है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14, ये नहीं है ओनली सिटीजन के लिए, सबके लिए है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21, ऑब्वियस सी बात है सबके लिए होगा। तो इसमें पूछा है कि जो नहीं है एलियंस के लिए, ओनली सिटीजन्स के लिए है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हालांकि ये भी सबके लिए है, ये भी ओनली सिटीजन के लिए नहीं है। तो ओनली सिटीजन के लिए जो इसमें है आपका, ओनली सिटीजन के लिए बस ये हो जाएगा आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच कमिटी रिकमेंडेड ओमिशन ऑफ प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल पर्टेनिंग टू एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ। देखिए कौन से, इसमें बात किया जा रही है कौन सी कमेटी जो मेंशन किया कि इसको एक्सक्लूड किया जाए। जो 10th शेड्यूल है जब स्प्लिट होगा, इन केस ऑफ स्प्लिट में, उसमें जो है 10th शेड्यूल जो है लागू नहीं होना चाहिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो ये उससे निकालने के लिए किसने रिकमेंड किया कि इसको ओमिट कर दिया जाए डिस्क्वालिफिकेशन के
प्रोविज़न से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था? ऑप्शन है जेपी कमेटी, इंद्रजीत कमेटी, बोहरा कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो ये रिकमेंड किया था आपका दिनेश गोस्वामी कमेटी ने 1990 में। और ये आया था कब था? एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब 1985 में। तो ये 90 में रिकमेंड किया गया कि जो है अगर स्प्लिट होता है पार्टी में, तो अगर स्प्लिट में अगर विभाजन हो जाता है पार्टी में और 2/3 मेंबर जो उससे पार्टी से निकल जाते हैं, तो उस टाइम पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो ये रिकमेंड किया था दिनेश गोस्वामी कमेटी। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में सिचुएशन हुआ, उसके पार्टी से ज़्यादातर एमएलए स्प्लिट बाहर चले गए, निकल गए, तो उसको भाई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा क्योंकि 2/3 से ज़्यादा था। तो यही बात किया जा रहा है यहाँ पे जो अभी हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं महाराष्ट्र के सिचुएशन को। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वही बताया जा रहा है कि आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो था मेंशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में किस रूप में अडॉप्ट किया गया है। तो वो बताना है हमको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस रूप में अडॉप्ट किया गया है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शंस भाई कौन देता है? अभी भी अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हाँ गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, वो एक तरह से हेल्प करता है ना कैसे रूल करना है। तो इंस्ट्रक्शंस हो गए, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, द फर्स्ट सिटी ऑफ बिहार टू गेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो फर्स्ट सिटी जो बना, फर्स्ट सिटी ऑफ बिहार टू गेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज, कौन सा था जिसको फर्स्ट सिटी बना जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जहाँ पे स्टार्ट हुआ? ऑप्शन है पटना, बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर। तो ये था मुजफ्फरपुर, नॉट पटना। याद रखें पटना नहीं था, सबके माइंड में पटना ही आएगा, लेकिन पटना नहीं था, मुजफ्फरपुर था ये जिसको फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिहार का। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है किसको मिल है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 हो गया, तो मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू ऑल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कौन से केस में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कौन से केस में कि जो है अगर अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो अमेंडिंग पावर है 368 आर्टिकल में, उसके थ्रू जो है बेसिक स्ट्रक्चर को जो है अमेंड नहीं किया सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये कौन से केस में कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो है नहीं अमेंड किया सकता है पार्लियामेंट के द्वारा? तो ये कहा गया है आपका ऑप्शन है केशवनंद भारती केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस एंड वोमन राव केस। तो ये कौन से केस में कहा गया था? वेरी फेमस केशवनंदा भारती केस 1973 में कि बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट आया 1973 में, और क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। और इसी में कहा गया जब प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पहले कहा था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटकम ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है क्या रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी क्या रिकमेंड किया था? ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोक अदालत, प्रोविज़न रिलेटेड टू मनी बिल। तो ये जो है स्वर्ण सिंह कमेटी जो है क्या रिकमेंड किया था भाई? ये रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, और एक और पार्ट ऐड हुआ पार्ट 4A, और इसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और ये कब ऐड हुआ था? 1976 में। क्या चल रहा था? इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पे। देखते हैं अगला, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने टाइप का जो है लिबर्टी मेंशन किया गया है, कितने टाइप का लिबर्टी मेंशन किया गया है प्रियम्बल में? 1 2 3 4 नहीं, देखिए प्रियम्बल में जो कितने टाइप का लिबर्टी मेंशन किया गया है, ये किया गया है 5 टाइप का। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5
5 टाइप का जो है लिबर्टी मेंशन किया गया है प्रियम्बल में, तो इसमें 4 ही है दिया हुआ मैक्सिमम, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कॉन्स्टिट्यूशन सब जो प्रियम्बल है एटलीस्ट वो याद रखिए सब, मतलब अच्छा फीलिंग देगा अगर आपको प्रियम्बल याद रहेगा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन इन कंट्री, जो इलेक्शन का जो प्रोविज़न है वो कौन से पार्ट में है मेंशन है, वो पूछा जा रहा है बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में मेंशन है इलेक्शन, तो ये है आपका पार्ट 15 में, और आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन किस में आता है 324 में मेंशन है, 324 में मेंशन है आर्टिकल 324 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि पार्ट 15 में आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर शैल बी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन सच डे एज, क्या है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बजट है, जो ईच फाइनेंशियल ईयर जो है प्रेजेंट किया जाएगा हाउस में, किस दिन वो सजेस्ट करेगा, कौन करेगा भाई, पार्लियामेंट में डिसाइड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट, और स्पीकर में डायरेक्ट, और फाइनेंस मिनिस्टर में डायरेक्ट। तो किस दिन प्रेजेंट किया जाएगा, वो कौन डायरेक्ट करेगा, प्रेजेंट किया जाएगा वो कौन डायरेक्ट करेगा कि किस दिन जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है लाया जाएगा, तो ये कौन सजेस्ट करेगा, ये करेगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट, कि वो बोल सकते हैं किस दिन लाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग हेड्स द इंटर स्टेट काउंसिल, जो इंटर स्टेट काउंसिल है आपका उसको कौन हेड करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। तो इसको जो हेड करता है इंटर स्टेट काउंसिल, ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कब ये मेंशन है आर्टिकल 263 में, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट। इंटर स्टेट काउंसिल और इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट वो है 262 में, और ये 263 में है इंटर स्टेट काउंसिल, और इसको जो है प्रिजाइड करता है, इसका जो हेड करता है चेयरमैन जो होता है इसका, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इसका होता है प्राइम मिनिस्टर, और ये आया था सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन से। हालांकि ये देखो ये एक ना कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, लेकिन ये परमानेंट बॉडी नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है इंटर स्टेट से रिलेटेड तो वो काउंसिल इस्टेब्लिश किया जाता है, अगर वो खत्म हो जाता है फिर इसको डिसॉल्व कर दिया। तो ये एक नॉट परमानेंट बॉडी है, परमानेंट नहीं है, और ये इस्टेब्लिश किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। देखिए यही, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉडी, और बहुत एग्जाम में रिपीटेड भी है ये, तो याद रखना है ये सब। अगला देखते हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिटीजनशिप से जो रिलेटेड है प्रोविज़न वो कौन से पार्ट में मेंशन है, सिटीजनशिप से कौन से पार्ट में मेंशन है, ये है आपका पार्ट, देखिए पार्ट 1 में तो यूनियन एंड टेरेटरीज है, स्टेट एंड यूनियन एंड यूनियन टेरेटरीज है, स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज, और सेकंड पार्ट में क्या है सिटीजनशिप, और थर्ड में फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट में मेंशन है सिटीजनशिप के बारे में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखते हैं कौन सा प्रोविजन है डीपीएसपी का, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कौन सा प्रोविजन है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो ये तो फंडामेंटल राइट हो गया। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन द रिफॉर्म, ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी नहीं होगा। प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये है प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग द ऑल पीपल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी जो है इसका, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ये है आपका डीपीएसपी। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज वर डिफीटेड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कौन कौन से जो है इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन से किसके टाइम पे लाया गया, किसको डिफीट किया गया प्राइम मिनिस्टर में। नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली सरकार गिराने के लिए जो आती है उसी को कहा जा रहा है, उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है किसके टाइम पे, किसके टाइम पे लाया गया था, तो इसमें देखिए मोरारजी देसाई को तो 78 में आया था आफ्टर इंदिरा गांधी। तो बीपी सिंह जो है 1990 में 1990 में जो है बीपी सिंह जो विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में इसके अगेंस्ट भी इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के डिफीट किया था। एच.डी. देवगौड़ा को भी 1997 में जो 1997 में जो है इसके अगेंस्ट भी नो वोट कॉन्फिडेंस पास हो गया था।
इसकी भी सरकार गिर गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में इसके अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। तो ये 3 हो गया भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, ए पर्सन टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ, कितना एज होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का, सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है। 18 साल बिल्कुल नहीं, 25 साल बिल्कुल नहीं, 30 साल बिल्कुल नहीं, तो ये है 35 साल एज होना चाहिए। प्रेसिडेंट का भी इतना ही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी इतना ही है, तो उपराष्ट्रपति का 35 साल, ये राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो टीपीएसपी है उसके बारे में जो करेक्ट नहीं है हमको वो बताना है। इट वॉज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। दिस प्रोविजन आर मेंशन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिसेबल इन कोर्ट बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, हाँ, नॉट जस्टिसेबल इन कोर्ट बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं क्या है, द प्रोविजन आर अ निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, नो, ये तो गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, व्हाट अथॉरिटी और वारंट जो है देखते हैं हम लोग, ये कौन से रिट में मेंशन है, तो ऑप्शन है कोवारंटो, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस एंड सेटिररी, तो ये आपका है कोवारंटो मेंशन है इसमें। क्यों, बाय व्हाट अथॉरिटी आप ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, ये सब पब्लिक सर्वेंट से पूछा जा रहा है, तो ये आपका कोवारंटो हो जाएगा, और कोवारंटो का ही पोस्टमार्टम भी बोलते हैं, याद रखें। अगला देखते हैं, विच आर्टिकल और शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है कौन सा आर्टिकल या शेड्यूल डील करता है, तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये है आपका 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जो है कौन कौन स्टेट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, कौन कौन से स्टेट के लिए है, आपका मेघालय के लिए है, असम, मेघालय, फिर आपका है त्रिपुरा, देन है फिर मिजोरम, ऐसे 4 स्टेट के लिए है 6 शेड्यूल का प्रोविज़न, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन हुज रिकमेंडेशन अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, तो मनी बिल जो है किसके रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये किया जाता है आपका प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से मनी बिल को इंट्रोड्यूस। अगला देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट बताना इसमें। द प्रोविजन फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 108, इसमें हमको करेक्ट बताना है, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रोविज़न जो है ज्वाइंट सिटिंग का मेंशन है आर्टिकल 108 में, सही है। ज्वाइंट सिटिंग इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, ये भी सही है। लोकसभा स्पीकर इज प्रेजाइडिंग अथॉरिटी ऑफ द सेशन, सही बात है, स्पीकर ही उसका प्रेजाइड करता है। द quorum टू बी कॉन्स्टिट्यूट एज ज्वाइंट सिटिंग शैल बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, तो ये जो है नहीं, ये तो गलत है। देखिए इसमें 3 सही हो गया, इसमें और पूछा जा रहा है कि जो करेक्ट बताना है, तो ऑलरेडी 3 सही हो चुका है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस, जो क्या मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस में, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, कंगारू क्लोजर, सबसेंसिटिव मोशन, जो इसमें मेंशन नहीं है आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में जो मेंशन नहीं है आपका, ये है आपका 0 आवर मेंशन नहीं है, 0 आवर मेंशन नहीं है, हालांकि 0 आवर होता है लेकिन प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिस ये फॉलो किया जा रहा है, लेकिन मेंशन नहीं है ये रूल में। बाकी क्वेश्चन आवर, कंगारू क्लोजर, सब्सटेंटिव मोशन, ये सब है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू, कब ये ऐड किया गया है राइट टू एजुकेशन,
कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, 87th अमेंडमेंट 2003 एंड 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये फंडामेंटल एजुकेशन राइट जो फंडामेंटल राइट एज ए फंडामेंटल राइट कब ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या गया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस जो है कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है अध्यादेश जो होता है कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट जो है लाता है। ऑप्शन है आर्टिकल 99, आर्टिकल 103, आर्टिकल 123, आर्टिकल 147। तो ऑर्डिनेंस जो लाता है अध्यादेश प्रेसिडेंट जब हाउस अगर सेशन में नहीं हो तो 123 आर्टिकल के थ्रू। अगला देखते हैं, which article of the constitution mentioned that there shall be a council of minister with prime minister at head to aid and advise the president। तो ये कौन सा आर्टिकल के बारे में कहा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसको हेड प्राइम मिनिस्टर करेगा जो कि एड और एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को एडवाइस करेगा। तो ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शन है आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, आर्टिकल 73, आर्टिकल 74। तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल 74 में। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इन्वेस्टिगेट द मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड रिपोर्ट्स इट टू द प्रेसिडेंट। तो ये बताया जा रहा है कि जो कौन सा बॉडी है स्पेशल सेफगार्ड जो है इसका उससे मैटर रिलेटेड एंग्लो इंडियन से रिलेटेड जो भी मैटर है इन्वेस्टिगेट करता है, जो भी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसका। तो ऑप्शन देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो इसका कौन करता है? जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वही जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी इन्वेस्टिगेट करता है मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल जो भी सेफगार्ड्स है उसके रिलेटेड। तो वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही एंग्लो इंडियन के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करता है। अगला है, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू बी रिकग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी ट्रीटेड एज ए रिकग्नाइज्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इन हाउ मेनी स्टेट। तो बात किया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए जो है कितने पार्टी में कितने स्टेट में जो है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज किया जाना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है आपका, देखते हैं कितने स्टेट में स्टेट पार्टी होना चाहिए नेशनल पार्टी बनने के लिए, ये बात पूछी जा रही है। तो एटलीस्ट 2 स्टेट में, एटलीस्ट 3 स्टेट में, एटलीस्ट 4 स्टेट में, एटलीस्ट 5 स्टेट में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 4 स्टेट में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड ए सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार। तो कौन था जो पहला डिमांड किया था बिहार सेपरेट स्टेट बिहार के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मॉडर्न क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार भी बोला जाता है। ऑप्शन है श्री कृष्णा सिंह, अनुराग नारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा एंड राजेंद्र प्रसाद। तो ये है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सॉरी जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने इसका परमानेंट प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं, और इसका न्यूज़पेपर आया था बिहार टाइम 1894 में भी, सच्चिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 76 में आता है, देखते हैं इसके बारे में क्या सही नहीं है। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, सही बात है। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये पार्ट होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही बात है। ही मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही बात है। तो इसमें पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है, तो इसका जो करेक्ट नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताया जा रहा है कि ये पार्ट नहीं है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव का।
देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन ऑफ अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग अ पॉपुलेशन अबव। जो इसमें बताया जा रहा है कि जो 73वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो है प्रोविज़न जो है जो पंचायती राज सिस्टम का 3-tier सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज का, वो प्रोविज़न जो है प्रोवाइड किया गया सारे स्टेट के लिए। उसके लिए जिसकी पॉपुलेशन एक मिनिमम पॉपुलेशन रखा गया कि इस स्टेट का अगर इतना पॉपुलेशन होगा तभी वहाँ पे 3-tier सिस्टम होना चाहिए। तो मिनिमम पॉपुलेशन कितना था, उससे एबव होना चाहिए, तो उसमें 3-tier सिस्टम होगा। तो मिनिमम पॉपुलेशन था आपका 30 लाख। अगर 30 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उससे अबव, तो वहाँ पे 3-tier सिस्टम जो है लागू होगा पंचायती राज का। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 3-tier गवर्नमेंट, सॉरी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर होगा 20 लाख। अगला देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो इसमें देखिए जितने भी वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इसमें बोल रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा सीट है गिवन में। तो सबसे ज़्यादा सीट इसमें से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सीट किसका है, तो आपका वेस्ट बंगाल का हो जाएगा 294 वेस्ट बंगाल का है। आंध्र प्रदेश का है 175, मध्य प्रदेश का 230 है और बिहार का है 243। तो सबसे ज़्यादा तो किसका हो गया, वेस्ट बंगाल का ही हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन स्टेट। तो इसमें पूछा जो पार्ट नहीं है एग्जीक्यूटिव का स्टेट में, तो देखते हैं गवर्नर है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट नहीं है स्टेट में वो पूछा जा रहा है। जो अच्छा, स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये पार्टी की लाइन से बाहर काम करता है। तो स्पीकर जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो ये जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट याद रखें। तो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इज़ नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव इन स्टेट। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग writs is issued by court to inquire into legality of claim of a person to be a public office। तो ये जो है कौन सा रिट इशू किया जाता है, उसका लीगलिटी जांच करने के लिए कि जो है पब्लिक ऑफिस अगर वो होल्ड कर रहा है तो उसका क्या लीगलिटी है, कैसे कर रहा है, उसका क्या लीगल अथॉरिटी। तो ये रिट इशू किया जाता है, आपका ऑप्शन है मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेटिलरी एंड क्वो वारंटो। तो इसका है क्वो वारंटो ही हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें, इसी टेस्ट सीरीज में आगे भी हम लोग देखे थे। Who among the following was first चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है बिहार का वो कौन थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर दीप नारायण सिंह, के.बी. सहाय, श्री कृष्णा सिंह, भोला पासवान शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्णा सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIS सबमिट इट्स रिपोर्ट टू, किसको रिपोर्ट करता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है किसको रिपोर्ट सबमिट करता है। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये रिपोर्ट सबमिट करता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कब आया एग्जिस्टेंस में, ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1950। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एग्जिस्टेंस में आया आपका 1949 को, 1 अप्रैल 1949 को। इसका पहले हेडक्वार्टर जो है 1 अप्रैल 1949 को एग्जिस्टेंस में आया BPSC। और इसका हेडक्वार्टर जो पहले रांची था, फिर 1951 में पटना शिफ्ट कर दिया गया। इसका चेयरमैन का जो होता है आपका 6 ईयर का होता है कार्यकाल और 62 ईयर्स का, जो भी पहले हो जाए। तो याद रखना BPSC से रिलेटेड बिहार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला है, हु अमंग फॉलोइंग डिग्नेटरीज रैंक्स हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो इसमें जो भी इसमें दिया हुआ है फॉलोइंग में पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट किसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स होगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें होगा हाईएस्ट जो होगा इसका स्पीकर ऑफ लोकसभा का होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीट रिजर्व है, तो यह है आपका ऑप्शन है 36, 38, 40, 42। तो 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 38 शेड्यूल कास्ट के लिए। और
आपका है 2 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। अगला देखते हैं, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इज फॉर्म्ड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट में जो है कौन सा आर्टिकल के थ्रू फॉर्म किया जाता है? ऑप्शन है आर्टिकल 85, आर्टिकल 163, आर्टिकल 218, आर्टिकल 321। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 163, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 163। अगला देखते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बिहार। तो बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट्स है? एट प्रेजेंट 38 है, इसमें ऑप्शन में 37 हाईएस्ट है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और टोटल 9 डिवीजन है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में क्या करेक्ट है देखते हैं। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट क्या किया गया? 1952 में। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर 6 ईयर, सही है। अ टोटल ऑफ 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा, सही है। इट हैज़ द पावर टू क्रिएट एडिशनल ऑल इंडिया सर्विसेज, सही है। तो इसके जो है आपके सारे क्वेश्चन नंबर 54, तो इसके सारे ऑप्शन ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और जो राज्यसभा का जो ये आपका ऑल इंडिया सर्विसेज का जो क्रिएट किया गया, ये इसका ओरिजिन है आपका 1919 आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसका सारे ऑप्शन ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, द ग्राम कचहरी इन स्टेट ऑफ बिहार इज फॉर्म फॉर पीरियड ऑफ। ग्राम कचहरी जो है कितने साल के पीरियड के लिए फॉर्म किया जाता है बिहार में, तो वो बताना है। ग्राम कचहरी बिहार में कितने साल के लिए फॉर्म किया जाता है? ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल एंड 6 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या जाता है 5 साल के लिए ग्राम कचहरी बिहार में, ऑप्शन है। अगला है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने सीट है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अपर हाउस में? देखिए 6 स्टेट है बाइकैमरल का, तो उसमें से बिहार भी एक है। तो कितने सीट है देखते हैं उसमें, 60, 65, 70, 75, तो 75 सीट्स है। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली। तो कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया दिल्ली को? तो ऑप्शन है 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 69th, 86 एंड 42nd। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो उससे स्पेशल जो प्रोवाइड किया गया स्टेटस दिल्ली को, यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली को, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो ईच स्टेट का जो है कौन सा गवर्नर होना चाहिए, हर स्टेट का कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल 153 में, आर्टिकल 153 में मेंशन है। अगला देखते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर ट्रांसफर टू द न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ झारखंड। तो कितने डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार से ट्रांसफ़र किया गया था झारखंड को? देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड बना था बिहार से अलग होकर, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट उसको ट्रांसफ़र किए गए। तो कितने डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र किए गए थे बिहार से, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 16, 17, 18, 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टोटल जो है आपका 18 डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रांसफ़र किया गया था, और उसके बाद जो है बिहार में 37 डिस्ट्रिक्ट बच गया था। हालांकि अभी प्रेजेंट में है आपका कितना, 38 डिस्ट्रिक्ट। तो बाद में एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया था, और स्टार्टिंग में कितने थे, 18 डिस्ट्रिक्ट तो ट्रांसफ़र किया गया झारखंड को, लेकिन अभी प्रेजेंट में झारखंड में भी 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये याद रखना है। और झारखंड को दिया गया बिहार का 45% एरिया दिया गया। कितना एरिया दिया गया बिहार को? झारखंड को बिहार का 45% एरिया दिया गया जब बिहार अलग हुआ। अगला देखते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ मगध डिवीज़न इज़ एट, कहाँ पे मगध डिवीज़न का हेडक्वार्टर का है? मगध डिवीज़न का हेडक्वार्टर का है सारण, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया। तो मगध डिवीज़न का हेडक्वार्टर है आपका गया में। और इस देखिए बिहार में कितने 9 डिवीज़न है, उसमें से जो मगध डिवीज़न का हेडक्वार्टर है गया है, और इस डिवीज़न में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगला है, बिहार डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बिहार डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है, इसमें सबको पता ही, आंसर बता देता हूँ मैं, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 22 मार्च से सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है बिहार दिवस। इस बार जो है 110वीं बिहार दिवस मनाया गया।
विच इज़ द विच इज़ आर द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज ऑफ बिहार। तो कौन कौन से स्टेट लैंग्वेज है बिहार का ऑफिशियल? हिंदी, मैथिली, उर्दू, इंग्लिश। तो पहले हिंदी ही था, बाद में उर्दू भी कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। 84 में उर्दू को भी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया बिहार को। अगला देखते हैं, हु इज़ प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का कौन है? ऑप्शन देखते हैं, मनोज आहूजा, विनोद कुमार यादव, संजय कोठारी, सुनील अरोरा। देखिए अभी प्रेजेंट में जो है इसमें से कोई भी नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट में बता देता हूँ कौन है। 25th जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। ये आपका 25वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस सेक्रेटरी टू द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसको ओथ कौन दिलाता है? तो उसको ओथ दिलाता है, ऑप्शन देखते हैं, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द यूपीएससी एंड प्राइम मिनिस्टर। तो उसको ओथ दिलाता है जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है यूपीएससी का, वही ओथ दिलाता है उसके चेयरमैन को, यूपीएससी के चेयरमैन को। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमेटी हैड नॉट रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। जो रिकमेंड नहीं किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो कौन कौन से कमेटी थे? जेपीबी कमेटी और धार कमेटी। तो दो तो इसमें इसने नहीं किए थे रिकमेंड, लेकिन कि फजल अली कमेटी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखिए जेपीबी कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया था इसमें, तो इसलिए जेपीबी कमेटी था ये। धार कमेटी ये 1948 में आया था, इसने भी बोला कि नहीं हो सकता लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और जेपीबी कमेटी भी 1948 में उसके बाद आया था, तो इसने बोला कि नहीं हो सकता लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन। और इसका तो खैर रेलिवेंस इन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है 1966 में आया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल्स। जो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो है कौन सा पार्ट में डील किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा पार्ट में मेंशन है ट्रिब्यूनल्स? देखते हैं, पार्ट 15, पार्ट 14, पार्ट 18 एंड पार्ट 14A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्ट 14A ऐड किया गया। पार्ट 14A ये कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये ऐड किया गया था 1976 में। और आर्टिकल आता है 223A से 223B। इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में पूछना है, 223A और 223B। अगला देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रोविजन फॉर एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का डील करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 143, 124, 129, 134। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट जो है वो है आपका आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम मोटिवेटेड अटैक एंड अनवारंटेड क्रिटिसिज्म। द रिलेटेड लॉ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वाज मेड इन कौन से ईयर में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है लॉ बनाया गया? ऑप्शन है 1956, 1931, 1971, 1967। तो 1971 में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये रूल बनाया गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये आता है आर्टिकल 129 में, और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट का आता है आर्टिकल 215 में। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कौन सा कंट्री फॉलो कर रही है? तो वो देखना है, अमेरिका नहीं करती, रसिया नहीं करती, स्विट्जरलैंड नहीं, जापान कर रही है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जापान। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ओपिन दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कौन से में कहा गया है? केशवानंद भारती केस में कहा गया, और मेनका गांधी, केशवानंद भारती केस में और मेनका गांधी केस में भी कहा गया, और LIC ऑफ इंडिया केस में भी कहा गया, इसमें भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बेरूवरी यूनियन केस में बोला था कि प्रियम्बल जो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का।
हु एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल का चेयरमैन के बारे में चेयरमैन कौन होता है, तो ये होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर। तो चेयरमैन होता है जोनल काउंसिल का होम मिनिस्टर। देखिए 5 जोनल काउंसिल है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, सदर्न एंड सेंट्रल, और एक अलग से है नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल, जो कि बाद में बना था। इसका चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर। हु अमंग फॉलोइंग हैज़ पावर टू डिक्लेयर एनी प्लेस एंड अदर देन दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये कौन किसके पास पावर है कि दिल्ली के अलावा भी कोई प्लेसेस पे सुप्रीम कोर्ट का सीट जो है अनाउंस कर सकता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अ कमेटी कंसिस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कर सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बोल सकती है कि दिल्ली से अदर प्लेसेस पे भी सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग हो सकता है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं। देखिए थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि मैं डिटेल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो बने रहें और पूरा देखें इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 15 के अगेंस्ट जो है कौन सा ग्राउंड नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का, तो है आपका रिलीजन, रेस, कास्ट पे नहीं कर सकते, रेसिडेंस पे कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट। जो करेक्ट नहीं है अमेंडमेंट के रिलेटेड। एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। नहीं, दोनों जगह कह सकता है, ये करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया कि दोनों जगह कर सकते हैं अमेंडमेंट बिल इंट्रोडक्शन, लोकसभा और राज्यसभा में। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द विच वन अमंग फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसमें से जो सेकंड हाउस है कौन से स्टेट में नहीं है इसमें वो बताना है हमको। बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें देखो बिहार में भी है, तेलंगाना भी है, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो 2 स्टेट में नहीं है, तो मतलब ई हो गया इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं। और ये जो आर्टिकल 169 में मेंशन है कि क्रिएशन और इसका इस क्रिएशन का लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अगला देखते हैं। द सेक्रेटेरिएट ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन, कहाँ है भाई? पटना में है सेक्रेटेरिएट। अगला है हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट्स रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड इन स्टेट ऑफ बिहार। तो कितना टाइम जो प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया गया है बिहार में अभी तक? 5, 6, 7, 8। तो टोटल जो है 8 टाइम्स जो अभी इम्पोज किया गया है इमरजेंसी बिहार में प्रेसिडेंट रूल। अगला देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट का जो फर्स्ट जो वुमेन चीफ जस्टिस जो है कौन थी? गीता मित्तल, रेखा जोशी, फातिमा बीवी, इंदु मल्होत्रा। तो कौन थी फर्स्ट? तो ये थी रेखा दोषित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेखा दोषित 2010 में थी ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट का। अगला देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली का? तो ये हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है 500 और मिनिमम 60। हालांकि एक्सेप्शन भी कुछ स्टेट में कम भी हो सकता है, लेकिन ये एक क्राइटेरिया है कि 500 और 60 हो सकता है स्ट्रेंथ इसका। कुछ छोटे स्टेट का अलग अलग एक्सेप्शन भी है, जो कि गोवा का 40 है। अगला देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टू रिजॉल्व डेडलॉक बीन इन्वोक्ड सो फार। तो कितने टाइम्स जो है ज्वाइंट सिटिंग अभी तक बैठा है? तो ये है आपका 3 टाइम्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटीज हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो कौन सा पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर है? कौन सा कमेटी में? ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। तो ये है आपका एस्टीमेट कमेटी के पास सबसे ज़्यादा मेंबर रहता है, 30 मेंबर रहता है इसके पास प्रिविलेज कमेटी के पास, और सारे रहते हैं लोकसभा से। एस्टीमेट कमेटी के पास सारे मेंबर लोकसभा से रहते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो नहीं है, जुडिशियल रिव्यू है, रूल ऑफ लॉ है, फ्रीडम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी है, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये बेसिक फीचर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा नोट, तो ये देखिए नोट पूछा है ना कि इसका बेसिक फीचर जो नहीं है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। अगला देखते हैं।
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो डीपीएसपी जो है कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, इंस्पायर है। ऑप्शन है यूएसए, जापान, आयरलैंड, कनाडा। तो ये आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी लिया गया है। अगला देखते हैं, द स्पीकर टू प्रोटेम ऑफ लोकसभा हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय। जो प्रोटेम स्पीकर है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बेसिकली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लोकसभा को, उसी को अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा है। मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ न्यू लोकसभा एंड स्पीकर ऑफ लास्ट लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। तो ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉन द राइट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। जो राइट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स क्या है इसमें देखते हैं, जो गिवन दिया हुआ है इसमें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में आपका, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में इसका देखिए प्रेसिडेंट हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, बस उल्टा पुल्टा, लेकिन इसमें हमको बताना है क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर गिवन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग परचेज इज नॉट फाउंड इन which of the following phrases is not found in original text of constitution but was inserted in article 352 in 1978 by 44th constitutional amendment act। इसमें पूछा जा रहा है कि जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाता है, जो कि आर्टिकल 352 में, जो कि 1978 में ऐड किया गया 40वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो 1978 में ऐड किया गया आर्टिकल 352 में, जो इमरजेंसी वाला आर्टिकल है। तो जो ऐड किया गया इसके द्वारा कौन सा वर्ड है, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड किचन कैबिनेट। तो ये आपका कैबिनेट राइट आंसर हो जाएगा आपका, कैबिनेट ऐड किया गया था 1978 में आर्टिकल 352 में। अगला देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया। कौन डिक्लेयर कर सकता है, ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। तो ये कर सकता है किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट अभी कितने प्रेजेंट में, तो यह है 25। लेटेस्ट तेलंगाना हाई कोर्ट जो बन गया आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना के पास तो पहले था हैदराबाद। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ बिहार वॉज फॉर्म्ड। जो फर्स्ट कैबिनेट है जो बिहार का, कब बना बिहार का फर्स्ट कैबिनेट, बताना है कब बना बिहार का फर्स्ट कैबिनेट। ये बना 1946 में, जो इलेक्शन हुआ था प्रोविंस का तभी। हु अमंग फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस बताना है पटना हाई कोर्ट का कौन था। ऑप्शन है लक्ष्मीकांत झा, सईद जफर इमाम, सतीश चंद्र मिश्रा एंड नंदलाल उंतवालिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत झा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, द प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। जो प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है। ऑप्शन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड दिल्ली पैक्ट 1931। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में, उसी के बेस पे है, उसी को अमेंड करके थोड़ा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट कैन बी इशूड अगेंस्ट इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो कौन सा रीट जो है इशू किया जा सकता है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट कौन सा रीट इशू किया जा सकता है। तो वो है आपका ऑप्शन है कोरांटो सेटिटरी मैंडेमस हेबियस कॉर्पस। तो ये है आपका हेबियस कॉर्पस। इसमें क्या है, टू हैव द बॉडी को प्रेजेंट करना होता है। अगला देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, किसने उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं अगला, हु अमंग फॉलोइंग कैन इस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो कौन इस्टेब्लिश कर सकता है ये पूछा है। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट,
प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, तो ये है प्रेसिडेंट इसको इस्टेब्लिश करता है, और ये आर्टिकल 263 में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं विच अमंग फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियल्स। गांधी के आइडियोलॉजी पे कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड है? ऑप्शन है प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर्स, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी नहीं है, प्रोहिबिशन कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट। देखिए ऑप्शन नंबर डी है गांधीयन आइडियोलॉजी का, और है एक प्रमोट कॉटन इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, ऑप्शन नंबर बी है। तो 2 हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट। जो नहीं है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट के अपॉइंट के लिए, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर एज, सही है, ये है। ही शुड बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ये रिक्वायर्ड नहीं है। ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट, ये भी सही है। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सही है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायर्ड नहीं है। ये 30 साल तो होना चाहिए किसके लिए ना, शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा, तो 25 साल का लोकसभा था, लेकिन इसके लिए 35 ईयर चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगला देखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। जो लोकसभा के स्पीकर है वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, सौंपेगा? तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये देगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपेगा, और डिप्टी स्पीकर देगा स्पीकर को। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन अपॉइंट एनी प्लेस और प्लेसेस एज द सीट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है विद इन स्टेट जो है कोई भी प्लेस बोल सकता है कि ये सिटिंग रहेगा हाई कोर्ट का। ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट। तो इसका देखते हैं, राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का था, कोई भी प्लेस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग का, वो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन किसमें प्रेसिडेंट बोल सकता है कि भाई हाई कोर्ट का सीटिंग कोई भी प्लेसेस को अपॉइंट कर सकता है, ये है प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अ नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। नेशनल इमरजेंसी जो कौन सा आर्टिकल के थ्रू डिक्लेयर किया जा सकता है? देखते हैं ऑप्शन 368, ये तो अमेंडमेंट हो गया, 324 ये इलेक्शन कमीशन हो गया, 325 और 352, तो यह है 352 के अंतर्गत इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो देखते हैं कहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटका में भी है, पंजाब में नहीं है, बिहार में है और तेलंगाना में है। और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, इन सब में है। अगला तो इसमें से 2 स्टेट में तो है, 3 में ही है, तो इसका राइट आंसर हो गया 1 से ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है एट विच अमंग फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कन्वीन्ड। तो फर्स्ट सिटिंग जो है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का कौन से प्लेसेस पे हुआ था? ऑप्शन है गया, बांकेपुर, पटना, छपरा। तो ये हुआ था बांकेपुर, हालांकि ये भी पटना में है, लेकिन बांकेपुर प्लेस है, बांकेपुर, जहाँ पे कि 1912 का कांग्रेस का सेशन भी हुआ था बांकेपुर में ही, पटना में ही है। हु अमंग फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फर्स्ट स्पीकर कौन था? देखते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, बूटा सिंह, केपी सहाय एंड कर्पूरी ठाकुर। तो फर्स्ट जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार का, फर्स्ट स्पीकर कौन थे? वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेक्स द प्रोविजन दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए? तो ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शन है आर्टिकल 83, आर्टिकल 164, आर्टिकल 137 एंड आर्टिकल 203। तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल 164 में, 164 में मेंशन है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगला देखते हैं
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द लोक अदालत इन बिहार हैज़ बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस। जो लोक अदालत है बिहार में कौन से एक्ट के थ्रू जो उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है? ऑप्शन है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1960, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1971, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1980, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। तो इसको दिया गया लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में 1987 में इसको दिया गया स्टैट्यूटरी स्टेटस। अगला देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट। इसमें बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो करेक्ट नहीं है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 स्ट्रेंथ था इसका, सही है। 93 सीट्स वर अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट, ये भी सही है। सीट एलोकेशन टू प्रोविंसेस वाज इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, सही है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्टली, नहीं ऐसे इलेक्टेड नहीं किया था, इलेक्ट तो नहीं किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाकी सब करेक्ट है। अगला देखते हैं, अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज्ड टू, जो ऑथराइज नहीं आर्टिकल 3 के अंतर्गत, फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय यूनिटिंग 2 और मोर स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। जो ऑथराइज नहीं आर्टिकल 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट नहीं कर सकता है वो है आपका, कर सकते सारे चीज़ कर सकते हैं इसमें से जो भी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोली जो है प्रिंसिपल जो है किससे जो है रिलेटेड है, कौन से प्रिंसिपल से जस्ट सोली? ऑप्शन है सिटीजनशिप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड फेडरलिज्म। तो ये रिलेटेड है सिटीजनशिप से। जो है जस्ट सोली होता है बेसिकली, इसका मीनिंग होता है बर्थ राइट ऑफ ए सिटीजनशिप, बर्थ राइट सिटीजनशिप। तो इस सिटीजनशिप से रिलेटेड हो जाएगा जस्ट सोली, याद रखें, कीवर्ड है एक, पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर इसमें बताना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर है। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल ये है, लोअर हाउस कैन नॉट बी डिजॉल्व, लोअर हाउस तो डिजॉल्व होता है ना, अपर हाउस नहीं होता, ये तो गलत हो गया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर होता है, वो एग्जीक्यूटिव है तो वो तो ये भी गलत हो गया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट, कर सकते हैं पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन से, तो ये तो तीनों गलत हो गया। तो इसका मेजॉरिटी पार्टी रूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच नहीं है देखते हैं, आर्टिकल 19 राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, सही है। आर्टिकल 22 प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 29 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्टेट रिलेटेड फंडेड स्कूल। तो ये जो इनकरेक्ट है, जो नॉट करेक्ट है यही है आर्टिकल 29 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटी जो है कौन सा है इसमें? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो ये है आपका ड्यूटी टू पे टैक्सेस ऑन टाइम। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी वायलेंस, सही बात है ये है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये मेंशन नहीं है इसमें। अगला देखते हैं, amendments to which of the following provisions of the constitution can be made only by special majority। जो स्पेशल मेजोरिटी थ्रू जो अमेंड किया जा सकता है, कौन सा प्रोविज़न है वो? ओनली स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। तो आपका ये हो जाएगा ओनली स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। तो 7 शेड्यूल में जो भी मेंशन है लिस्ट, वो उसको भी जो है कर सकते हैं ओनली 7 शेड्यूल के थ्रू। और यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज 5th शेड्यूल में फंडामेंटल राइट भी अगर अमेंड करना है तो ये भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए। तो इसमें जो है आपका ये हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट हो गया, और आपका 7 शेड्यूल में जो भी लिस्ट है उसके लिए भी चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग आर नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का जो इसमें जो है फीचर जो नहीं है,
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फेडरल गवर्नमेंट का फीचर्स नहीं है इसमें, तो इसमें सारे जो फेडरल गवर्नमेंट का फीचर ये सब है ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल मेंशन इन द आर्टिकल। तो ये हम लोग पढ़े, इंटर स्टेट काउंसिल का किसमें मेंशन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है शायद इसी में। आर्टिकल 263 में प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश करता है, उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। देखिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन लेंथी हो रहा है, लेकिन बने रहे, इससे हम लोग डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर। जो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, ये आपका आर्टिकल 360 में। अगला देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग वीटो पावर इज इंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉट इंजॉयड, जो वीटो पावर जो है कौन सा इंजॉय नहीं करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एब्सोल्यूट वीटो है, क्वालिफाइड वीटो नहीं है, सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो। जो क्वालिफाइड वीटो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास है, इंडिया के पास नहीं है। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डन बाय। तो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर का कौन करते हैं, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट का क्या रहता है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलेक्शन जो है इसमें नहीं, इसमें तो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज इंडिया डन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अपॉइंट करते हैं वो, अपॉइंट जो है जिसको अगर मेजोरिटी पार्टी है, जिसके पास मेजोरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं, प्रोपोर्शनल जस्टिस रेफर्स टू। प्रोपोर्शनल जस्टिस से क्या मतलब है, देखते हैं क्या रेफर करता है प्रोपोर्शनल जस्टिस से। तो ये प्रोपोर्शनल जस्टिस का मतलब होता है सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये इसका दो हो गया, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द प्रोविजन रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ बिन बोरोड। कौन से कंट्री जो है जज का रिमूवल, हाई कोर्ट जज का रिमूवल जो है प्रोविजन लिया गया है, कौन से कंट्री से, कौन से कंट्री से लिया गया। तो ऑप्शन है आयरलैंड, यूएसए, जापान, कनाडा। तो ये है जो यूएसए से लिया गया है हाई कोर्ट का जज का रिमूवल का प्रोविजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट मेंशन इन 6th शेड्यूल। जो 6th शेड्यूल में जो स्टेट मेंशन है, 4 स्टेट, उसमें से जो नहीं है वो बताना है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो इसमें मणिपुर नहीं है, असम, त्रिपुरा, असम, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है, मणिपुर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें करेक्टली जो मैच नहीं है वो बताना है हमको। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है बी आर अम्बेडकर, सही है। फंडामेंटल राइट एंड सब कमेटी सरदार पटेल, इसका नहीं है शायद। कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद, सही है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। इसका चेयरमैन थे जेबी कृपलानी, जो कि राजेंद्र प्रसाद नहीं थे इसके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पूछा, जो करेक्ट नहीं है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो मैग्ना कार्टा जो है कौन से पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया जाता है, डायरेक्ट डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रियम्बल। तो ये रेफर किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी है ना, इसलिए। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज प्रोटेम स्पीकर। कौन अपॉइंट करता है, हु इज जनरली अपॉइंटेड एज प्रोटेम स्पीकर। स्पीकर ऑफ द प्रीवियस लोकसभा नहीं, डिप्टी स्पीकर ऑफ द प्रीवियस लोकसभा नहीं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफ द न्यूली मेंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तो यही अपॉइंट किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस डिस्क्राइब्ड। ऑर्डिनेंस जो इशूइंग पावर जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन, तो आर्टिकल 123 में मेंशन है ये। अगला देखते हैं 213 में है गवर्नर का। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा का। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें से स्टेट वाला पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल 40 जो है सब्सिडेंस अलाउंस टू एम्प्लॉयज़, जो करेक्टली मैच इसमें नहीं है वो बताना है हमको। बेसिकली जो आर्टिकल 40 है आपका सब्सिडेंस अलाउंस टू द एम्प्लॉयज़, सही है। आर्टिकल 45
इसमें करेक्टली मैच है, जो जो इसमें बोलना जो करेक्टली मैच इनकरेक्टली, ये तो आर्टिकल 40 जो करेक्टली मैच नहीं है, आर्टिकल 45 भी नहीं है, 44 है इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो ये 1 एंड ए एंड बी गलत हो गया। आर्टिकल 43 भी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सही है। आर्टिकल 47 ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो ये भी गलत है। तो इसमें पूछा करेक्ट क्या है, तो करेक्ट है ओनली आर्टिकल 43 बी, जो कि है कोऑपरेटिव प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब अंडर, जो कौन से आर्टिकल में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कौन सा आर्टिकल में है ये मेंशन, आर्टिकल 368 में हमने पढ़ा अभी। जैसे आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मेंशन है, अमेंडमेंट के बारे में मेंशन। देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्यूअल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसमें जो है आपका इसमें जो है मेंशन है आपका सारे ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अगला देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज मेंशन, फाइनेंस कमीशन जो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 256, आर्टिकल 280, आर्टिकल 282, आर्टिकल 300। तो आर्टिकल 280 में मेंशन है फाइनेंस कमीशन के बारे में। प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन कौन है, NK सिंह, हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन, जो सेंटर स्टेट रिलेशन रिलेटेड नहीं है, सेंटर स्टेट रिलेशन से राजमन्नार कमेटी है, सरकारिया कमीशन है, सरकारिया कमीशन, MM पुंची कमीशन और दिनेश गोस्वामी कमेटी नहीं है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो इससे मेंशन नहीं है, रिलेटेड नहीं है जो सेंटर स्टेट रिलेशन से। अगला देखते हैं, विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन ओनली सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो स्टेट लिस्ट में जो मेंशन है जो भी उससे रूल बना सकता है कौन, पार्लियामेंट इमरजेंसी के टाइम पे। ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल में मेंशन है आपका 250 में, 250 आर्टिकल में मेंशन है कि स्टेट सब्जेक्ट में जो भी है वो पार्लियामेंट रूल बना सकती है इमरजेंसी के टाइम में। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। देखिए, एक हाई कोर्ट हो सकता है दो से अधिक स्टेट के लिए, कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन है, तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल 231 में, आर्टिकल 231 में मेंशन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, थोड़ा लेंदी हो रहा है इसलिए मैं बस आंसर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी इसमें, क्योंकि हम लोग कंप्लीट 150 क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे BPSC में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्पेशली रेफर्स टू मिजोरम, मिजोरम जो है स्पेशल स्टेटस दिया हुआ बहुत सारे स्टेट को, उसमें अलग अलग आर्टिकल मेंशन है। तो मिजोरम के लिए कौन सा आर्टिकल है इसमें वो बताना है। तो मिजोरम के लिए मेंशन है आर्टिकल 271G, आर्टिकल 271G, और 71F जो है वो सिक्किम के लिए है, और 71H जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए है, और 71I जो है 371I जो है वो गोवा के लिए है। अगला देखते हैं, आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स, क्या करता है डिस्क्राइब, 351। देखते हैं इसका फटाफट आंसर देख लेते हैं क्या डिस्क्राइब करता है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट आर्टिकल 351 में मेंशन है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन से एक्ट के थ्रू बना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बना था चार्टर एक्ट 1835 विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 में बना था विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंट अ पर्सन एज ए गवर्नर ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स वाज मेड। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है एक गवर्नर जो है दो या दो से अधिक स्टेट के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू था ये, तो ये था आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में जो आया था, 7वां अमेंडमेंट जो था, 7th अमेंडमेंट जो था 1956 में, इसके थ्रू था ये। अगला देखते हैं,
स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन्स ऑन हिज पोजीशन इवन आफ्टर हिज रेजिग्नेशन, सही बात है, रेजिग्नेशन में रहता है। देखते हैं उसके कौन सा सही है। अंटिल जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सही बात है। अंटिल द इलेक्शन ऑफ द न्यू स्पीकर, अंटिल द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर नहीं, इसका सही हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो हमने पढ़ा कि जैसे ही इलेक्शन न्यू होता है, इलेक्ट हो जाता है फर्स्ट सीटिंग से पहले। अगला देखते हैं। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल टू, किसके रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा? रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ग्राम पंचायत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द ग्राम पंचायत, कौन कौन से स्टेट में है, कौन कौन से स्टेट में है ग्राम पंचायत? तो ये देखना है, गोवा में है ओनली, गोवा में है ओनली, क्योंकि मेघालय नागालैंड मिजोरम में नहीं है, तो ओनली गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है नहीं है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो यह का सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ इंडिया, तो ये नॉट करेक्ट है क्योंकि ये होता है ना उससे। अगला देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर द रेजिस्ट्री पावर प्रोवाइडेड, रेजिस्ट्री पावर जो है कौन सा आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है? रेजिस्ट्री पावर बेसिकली ये है कि जो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं अगर उनसे बाहर अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट होता है और वो उस पर रूल बना सकता है पार्लियामेंट। तो ये बता रहा है कि रेसिडुअरी पावर जो है कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, तो वो बताना है हमको। तो ये आर्टिकल 248 में मेंशन है रेसिडुअरी पावर। अगला देखते हैं। द ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ड्यूटी क्या है देखते हैं। कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, सही। कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सही है। रेकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल ऑन एब्सेंस ऑफ द सुटेबल कंडीशन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये नहीं है। एंड मॉनिटर द सुपरवाइज एंड कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, सही बात है, ये 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज सिंधी एडेड इन द 8th शेड्यूल, जो सिंधी लैंग्वेज है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया? 8th शेड्यूल में, जो 8वां शेड्यूल है उसमें से 22 लैंग्वेजेस है, तो वो कब ऐड किया सिंधी जो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया? तो ये है आपका ऐड किया गया कब ये ऐड किया गया आपका 21st अमेंडमेंट के थ्रू 1967 में, 21वां अमेंडमेंट के थ्रू 1967 में ऐड किया गया सिंधी। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा? इट्स टेन्योर इज 5 ईयर, नहीं गलत है ये। एंड द टेन्योर ऑफ 2/3 ऑफ दैट्स मेंबर एक्सपायर्स एवरी 2 ईयर, सही है। इसमें बोला जो करेक्ट है, तो इसका जो आपका इसमें टेन्योर ऑफ 2/3 ऑफ द इट्स मेंबर एक्सपायर्स एवरी 2 ईयर्स, करेक्ट पूछा है ना। तो अगला देखते हैं। इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ द एज, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। द प्रोविजन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 80 में है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, तो ये सही आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है। अगला देखते हैं। एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ कैन बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ, जो अगर क्यों कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है सुप्रीम कोर्ट उसको इलीगल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो जो है आपका रिमूव्स द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ फ्रॉम पार्ट 3 एंड प्लेसेस इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है आपका, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि लेंदी हो जा रहा वीडियो। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच नहीं है इसमें वो बताना है आपको। फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में है, शेयर मार्केट जो है शेयर मार्केट ये स्टेट लिस्ट में है, तो इसका इनकरेक्ट जो करेक्ट नहीं बताना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, कौन सा आर्टिकल नहीं सस्पेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, वो आर्टिकल 20 और 21, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन, 21st लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन है? 21st लॉ कमीशन का चेयरमैन है जस्टिस बलवीर सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड और डिसॉल्व बाय पार्लियामेंट, डिसॉल्व कर सकता है, सॉरी एक मिनट, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड और डिसॉल्व जो है बाय पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बाय पार्लियामेंट ऑन द पैसेज ऑफ, एक मिनट, अगला ऑप्शन है बाय पार्लियामेंट ऑन द पैसेज ऑफ रिलेवेंट रेजोल्यूशन ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। हाँ सही है, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर पास करता है रेजोल्यूशन तो वो पार्लियामेंट कर देगा डिसॉल्व। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट थ्रू जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो ऐड नहीं किया गया था वो बताना है हमको। तो जो ऐड नहीं किया गया था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए ये तो पहले से ही ना आर्टिकल 44, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 150वां, द रीजन्स फॉर वास्ट साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए कौन सा रीज़न है वास्ट साइज के लिए, इतना जो बड़ा साइज है कॉन्स्टिट्यूशन का? इट कंटेन्स कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, सही है। इट रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ अ लार्ज कंट्री, सही है। इट कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, सही है। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारे रीज़न है ताकि तभी इतना लंबा और वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ये था बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 67th वाला, ये थर्ड था इस सीरीज़ में, तीसरा टेस्ट था और टोटल 150 क्वेश्चन इसमें किए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज़।